गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का सिद्धांत एजुकेशन के इस चैनल पे। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि हम कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आएंगे आप सबों के लिए चैप्टर वाइज, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे वो केमिस्ट्री के हो। तो पिछला सेशन हमने केमिस्ट्री का लेके आया, चैप्टर 1 का रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, और आज का सेशन जो है वो फिजिक्स के चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बेसिकली 2025 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चंस ही 2025 के एग्जाम में ना बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट माने जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। आप लिख के ले लो कि क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप हमारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है उसको, बस आप अगर वीडियोस को प्रॉपर्ली देखते हो और देखने मात्र से ही जो है आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो जग पाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, जो बेसिकली परावर्तन से संबंधित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, इसका व्यास क्या कहलाता है। देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा आता है मुख्य फोकस, दूसरा ऑप्शन आता है वक्रता त्रिज्या, तीसरा आता है प्रधान अक्ष और चौथा आता है गोलीय दर्पण का द्वारक। बेटा, एक चीज तो बिल्कुल दिमाग में अच्छे से एडजस्ट करके रखना कि जब आप किसी भी चीज को बनाते हो तो सबसे पहले यह ध्यान लेना कि हम बात कर रहे हैं किसकी, गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण जो है वो बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण बिल्कुल गोल सा होता है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि इसकी वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास पूरी यहां से यहां, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये अगर दर्पण हो गया हमारा, अगर ये दर्पण हो गया हमारा, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास है, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका जो आंसर होता है, ये आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। नो डाउट बेटा कि ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बस इसको फोकस करते जाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। देखिए, जब दंत विशेषज्ञ यानी कि डेंटिस्ट, और जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली डेंटिस्ट का काम होता है जो आपके दांत हैं उसकी सुरक्षा करना, है ना, उससे संबंधित जितने भी तरह की समस्याएं हैं उसको वो देखते हैं। तो मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति के दांतों में अगर कैविटी लग गई है, तो कैविटी लिखने के लिए, देखने के लिए दांत डॉक्टर जो है वो क्या करेगा, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे करके, जिसके आगे यहां पे बेसिकली क्या होता है, एक मिरर लगा होता है। इस मिरर का यूज करता है बेसिकली उसके दांतों को देखने में। इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण का द्वारक। जाहिर सी चीज है, इसमें आप सभी कोई आसानी से बना सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण, यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं किसका, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, यदि किसी बिंब यानी कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब के आवर्धन जो है वो ऋणात्मक हो, कैसा हो, ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, है ना, माइनस में चला जाए, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। 4 तरह के, देखिए यहां पे 4 तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। ठीक है, फिर से देखिए, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। यहां पे देखिए क्या दिया गया है, यहां पे ध्यान से जब देखिएगा तो यहां आपको पता चलेगा कि आवर्धन जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है। आवर्धन कैसा है बेटा, ऋणात्मक है। और आवर्धन के ऋणात्मक होने का मतलब सीधा है कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बहुत ही सिंपल तरीके से बेटा हम चलेंगे और इसको सॉल्व करके हम देखेंगे। बहुत ही आसान है, इसको देखना। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, +8, -8, +16 और -16। सबसे पहले तो दर्पण जब उत्तल लेते हैं तो आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में होगा। और ऐसे कंडीशन में अगर 32/2 यानी कि बेसिकली r के वैल्यू 32 दिया हुआ है तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2, कट के कितना आ जाएगा, 32/2 यानी कि कट के आ गया कितना, +16। और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखो बेटा, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, 2 तरह के नियम होते हैं परावर्तन के। सबसे पहला नियम की बात करें तो जो आपतन कोण होता है
वो बेसिकली परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। और दूसरा जो इसका पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। परावर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन का जिक्र आया, यही खत्म हो गया। आपतन और विचलन, विचलन का जिक्र आया, यही खत्म हो गया। और इनमें से कोई नहीं। यहां पे हम देख रहे हैं आपतन और परावर्तन दोनों है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवा, हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, बहुत ही कॉमन सी चीज है। हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये ऑप्शन हमारा कहीं मिल गया तो हम इसको सही मानेंगे। तो पहले ऑप्शन में ही देख रहे हैं 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। लेकिन हमको इसके बावजूद भी हमें ऑप्शन नंबर बी, सी और डी इन तीनों को भी हमें देखना जरूरी है, क्योंकि बी, सी, डी में बेसिकली हम देख सकते हैं कि चीजें जो है वो बेसिकली कैसे कॉम्प्लिकेटेड की जाती है, यानी कि सवाल जो है वो कैसे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। यहां पे देखिए 3 गुना 10 का पावर 8 तो यहां पे भी है, लेकिन साथ में सेंटीमीटर प्लस सेकंड के साथ इसको जोड़ दिया गया है, जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। बच्चा अगर याद करता है सिर्फ 3 गुना 10 का पावर 8 तो उसके लिए तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजन वाले हो जाएंगे। बाकी यहाँ किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पे जब भी होना चाहिए ऑप्शन तो वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि दूरी अगर हम ले रहे हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 तो वो हमेशा किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। प्रकाश के बारे में जब बात करें तो प्रकाश के बारे में हमें एक चीज समझ में आती है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, तभी तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में उसको कोई समय, मतलब 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है उसको जो है यहाँ पे आने में। तो उसके लिए क्या कोई माध्यम है, ऐसा शुरुआती तौर पर माना जाता था कि ईथर एक माध्यम है जिसके जरिए जो है प्रकाश पृथ्वी तक गमन करती है, लेकिन बाद में पता चला कि ईथर नाम का कोई तत्व जो है मौजूद है ही नहीं ब्रह्मांड में। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये एक ऐसे तरंग के रूप में आता है जिसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसा एक ही तरंग है। कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बेटा, परावर्तन के मैंने पहले ही कहा था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वही माना जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा मतलब जो वस्तु है उससे थोड़ा बड़ा इमेज बनेगा। तो वस्तु से थोड़ा बड़ा इमेज बनाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा किसमें, आपको फोकस करना पड़ेगा किस पे, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में उससे छोटा बनता है, अवतल ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब अवतल दर्पण से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको पूछ सकता है कि गाड़ियों के हेडलाइट में परावर्तक सतह के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं वह कौन सा दर्पण है, तो जाहिर सी है अवतल दर्पण होगा। पूछेगा सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में प्रयोग करते हैं, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। आपसे अगर पूछ ले कि जो हजामती दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि बेसिकली नाई लोग जिसमें से वो क्या बोलते हैं उसको, दाढ़ी वाड़ी जो बनाते हैं, है ना, तो उसमें जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण है, या फिर पार्लर वगैरह में जो लड़कियां वगैरह जाती है उसमें जो यूज किया जाता है, जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह दर्पण कौन सा है। ये सारी दर्पण के बारे में बात करेंगे तो यहां पे बस एक कॉमन सा चीज आएगा, कौन सा, वो सारे दर्पण कौन सा होंगे, अवतल दर्पण होंगे। कौन से दर्पण होंगे, अवतल दर्पण होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, यानी कि एफ और आर के बीच में संबंध पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी चीज है एफ बराबर हम पढ़ते हैं क्या चीज, एफ बराबर क्या होता है, r/2। एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि जो फोकसांतर है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकसांतर जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या बचता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो रियल आंसर होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2, ये इसका हो जाएगा रियल आंसर। आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। अभी जस्ट मैंने बताया बेटा कि सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होती है वो कैसी होती है, वो अवतल होती है। कैसी होती है, अवतल होती है। मैंने ये भी कहा था कि गाड़ियों के हेडलाइट में जो परावर्तक सतह होती है वो भी कैसी होती है, अवतल होती है। एक बात और याद रखिएगा, गाड़ियों में जो रेव्यू मिरर के रूप में यूज होता है, मतलब पीछे देखने के लिए, पश्च दर्पण के लिए, वह दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण वह होता है। ठीक है, कैसा होता है वो, उत्तल दर्पण होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा हो जाएगा बेटा, अवतल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण के रूप में पार्लर में जो दर्पण यूज होता है कौन सा होता है, सभी केसेस में क्या हो जाएंगे, अवतल दर्पण यूज जाएंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आप देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है,
इसको दिमाग में अच्छे से याद रखना कि जो टारगेट आपको मिला हुआ है ना बेटा 450 का, ये टारगेट बहुत 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 मुश्किल आप लोग जो सोच के चल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बोर्ड के सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है नहीं, बहुत ही छोटे से हैं। और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फिल्टर आउट करके दे रहे हैं आपको जो बेहतर क्वेश्चन है, बेहतर इंपॉर्टेंस जो टॉपिक है उसका डिस्कशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके अलावा हम फिर डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो जो आपको बिना पैसे खर्च किए आपको एक बेहतर कंटेंट मिल रहा है इसमें जो है, तो आप बेटा बस इसको फोकस करते जाओ, इसको फॉलो करते जाओ, हमसे जुड़े रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और डेफिनेटली क्या होगा, इससे आपके बेहतर रिजल्ट बनने में काफी मदद मिलने वाली है बेटा। ठीक है, जल्दी हम आर्ट्स के भी सेक्शन को लेके आएंगे। आर्ट्स के भी सारे ऑब्जेक्टिव, मतलब क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। साथ ही बेसिकली बेटा एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि क्लास 10th में 450 लाने के लिए आपको कौन कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, पढ़ने का जो रूटीन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे बेसिकली ज्यादा फोकस करना है। तो एक कंप्लीट वीडियो हम बेसिकली लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जिसपे आप इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आप भी इसमें जुड़िए और हमें सजेशन भेजिए कि सर आपको और क्या क्या चीज, मतलब आप हमसे बेसिकली आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो वो सारी चीजों को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए हम आपके सुझावों को ध्यान में रखेंगे और बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो दर्पण सूत्र क्या है बेटा? दर्पण सूत्र बहुत ही कॉमन है, ऑप्शन आने से पहले हम लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f, है ना। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। वन बाई बी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर ये ऑप्शन रहा तो सही है, नहीं ऑप्शन रहा तो हम किसी को प्रीफर नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या माना जाएगा, सही आंसर माना जाएगा 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखो ये तो ऐसी कंफ्यूजन करने के लिए कोई कोई क्वेश्चन डाल दिया गया है। जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो सीधा बोलेंगे कि अरे ये क्या डाल दिया सर, ऐसा ऑप्शन तो साफ ही साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है, सही है, क्योंकि यही एक फॉर्मूले के रूप में है, बाकी तो कोई फॉर्मूले के रूप में है ही नहीं। बेटा ऐसी है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्रूशियल भी है काफी ज्यादा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? ध्यान समझिए, समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है या नहीं बनाता है? बनाता है। और उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है। अब बच्चों के सामने कंफ्यूजन आ जाएगी कि सर आपने तो कहा कि कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, यह सवाल है। आपने क्या समझा उसको कि किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब आभासी प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा सर समतल में भी बनता है, सर पीछे अवतल, उत्तल में तो बनता ही है सर, और अवतल में भी बनता है। एक ऐसी स्थिति जब आप ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, मतलब ध्रुव के ज्यादा नजदीक रखेंगे वस्तु को, तो बेसिकली प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तो ऐसे में तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पे सवाल थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मोल्ड है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जब ऐसा सवाल रहे तो इसमें बस दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, कौन कौन? समतल में सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सबसे एक्यूरेट आंसर माना जाएगा कि समतल और उत्तल। ध्यान देने वाली बात थी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है बेटा, एक बार में आप पढ़ के इसको जो है समझ नहीं सकते, एक बार में अगर आप पढ़ के आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? चलिए, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। वास्तविक की बात कर रहे हैं, वास्तविक तथा सीधा की बात कर रहे हैं, वास्तविक और उल्टा की बात कर रहे हैं, आभासी तथा बराबर की बात कर रहे हैं। समतल दर्पण में सबसे पहले तो यह समझ लो बेटा, प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है, मतलब आभासी बनता है। और जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब भी हमारी उतनी ही बड़ी होगी। तो इसका आंसर, इसका मतलब हो गया हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो गया, सही हो गया। समतल दर्पण से जुड़ी एक दो चीजें मैं और बताता हूं आपको। अगर सपोज आपकी शादी हो रही है, अभी नहीं बाद में हो रही है, और आप अपने घर में अपनी वाइफ के लिए ना एक बड़ा सा आईना लाना चाहते हैं जिसपे बैठ के वो श्रृंगार पटार कर सके, तो आपको ना कम से कम अपने वाइफ की ना आधी हाइट की जो है वो मिरर तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। क्योंकि समतल दर्पण का ना एक गुण होता है बेटा, ये जितनी वस्तु की ऊंचाई होती है
उसके आधी हाइट अगर होगी इसकी जो है, आधी ऊंचाई इसकी होगी, तो ये आपका पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। यानी कि अगर आपको अपने आप को पूरा देखना है तो दर्पण जो है, समतल दर्पण की ऊंचाई जो है आपकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप किसी को आईने के सामने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से झापड़ मारते हो तो मिरर उसको जो है उसकी दोगुनी वेलोसिटी से दिखाएगा, मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखाएगा उसकी स्पीड जो है। तो वेग यानी गति जो होती है वो क्या होती है, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? बहुत ही सिंपल सा चीज है बेटा, मैंने कहा था गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा जो है वो सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित बेटा मतलब क्या होता है? आवर्धित मतलब बड़ा। आवर्धित मतलब बड़ा। तो किसी वस्तु का अगर आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मतलब बड़ा इमेज बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक काल्पनिक। काल्पनिक के बारे में बात की जा रही है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ऐसा सिर्फ एक में ही संभव होता है और वो होता है कौन सा? अवतल दर्पण। बाकी जितने भी तरह के दर्पण है सब में या तो बराबर बनाता है या तो फिर छोटा बनाता है, आवर्धित नहीं बनाता। ठीक है, एक उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा कैसा होगा? काल्पनिक होगा और छोटा होगा, काल्पनिक होगा और छोटा होगा। ठीक है, वास्तविक तो उत्तल दर्पण में कभी बनता नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। और आवर्धित सिर्फ और सिर्फ उत्तल अवतल में बनता है, तो उत्तल का चांस ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो है वो सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईंट बहुत कॉमन सा चीज है बेटा, ये सवाल इसलिए डाला गया ताकि आप बस ये जान सकें कि कौन सा चीज पारदर्शी होता है और कौन सा अपारदर्शी होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम पे, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी कोई नहीं। पारदर्शी क्या होता है? जिससे लाइट आराम से आर पार हो जाए। पारभासी क्या होता है? जिससे थोड़ा थोड़ा लाइट पास हो। और अपारदर्शी जिससे लाइट पास ही ना हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा आंसर हमारा निकलता है कि ईंट जो है वो क्या है? वो अपारदर्शी पदार्थ है। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। अगर पूछेगा कि कागज ले रहे हैं उसमें तेल लगा दे रहे हैं तो बेसिकली ये क्या होगा? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो उसका जवाब होगा वो कैसा होगा? पारभासी, क्योंकि लाइट उसे पार तो करेगी लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पार करेगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं कैसी होती है? देखो बेटा, हमारी आंखें कैसे देखती है किसी भी चीज को? जैसे मान लेते हैं सपोज हम इस पेन को देख रहे हैं, तो इस पेन पर पड़ रहे प्रकाश जो है ना वो हमारी आंखों तक टकराता है। ठीक है, और तभी हम उस चीज को देख सकते हैं। किसी भी चीज को देखने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज होती है प्रकाश, वो वस्तु, फिर होती है प्रकाश, और तीसरी चीज होती है हमारी आंखें। तो अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जाहिर सी चीज है वह या तो दीप्त होगी या प्रदीप्त होगी। दीप्त होगी या फिर क्या होगी? प्रदीप्त होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु को हम देख पाते हैं तो वह दीप्त होगा या फिर प्रदीप्त होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। ठीक है, कितने मीटर? 3 मीटर। दर्पण कौन सा? हमारा समतल दर्पण। ध्यान रखने वाली बात है बेटा, जो जो चीज ध्यान रखने वाली बात है उन सभी चीजों को आपको प्रीफर करना है। ठीक है, तो दर्पण कौन सा बेटा? समतल दर्पण है। चाल इसकी कितनी है? 3 मीटर। हमने क्या पढ़ा? समतल दर्पण में चाल हो जाती है दोगुनी, तो 3 गुना 2 कितना हो गया बेटा? 6। यानी कि अगर इसमें बात करें तो 3 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड। यहां 3 गुना दे बराबर कितना आ रहा है? 6। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुग्मी फोकस संभव है। संयुग्मी फोकस संभव है बेटा, एक ही तो ऐसा दर्पण है जिसमें संयुग्मी फोकस संभव है, और वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। काफी ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये क्वेश्चन एक अच्छा बेहतर क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि संयुग्मी फोकस, कंपाउंड फोकस इसको बोलते हैं हम लोग बेटा। कंपाउंड फोकस सिर्फ और सिर्फ एकमात्र दर्पण में अवेलेबल है, और वो दर्पण कौन सा है? वो है कनकेव। कैसा है? कनकेव। अवतल दर्पण है वो, है ना। ऑप्शन में देखो बेटा, अवतल दर्पण है, उत्तल, अवतल, समतल और साधारण। अवतल दर्पण हमारा, तो अवतल दर्पण को हम लोग फोकस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? मैंने फिर से कहा था कि F इक्वल टू होता है R/2। अगर हमारे पास फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो R बराबर हमारा सीधा सीधा क्या निकलेगा? 20 दूनी 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा वक्रता केंद्र जो है वो हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 और 40। तो 40 हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आप ध्यान देते जाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज है ना। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब जो है सीधा बने, प्रतिबिंब कैसा बने? सीधा बने,
लेकिन दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, ऐसा दर्पण सिर्फ और सिर्फ बेटा कौन सा दर्पण हो गया ये, यहां पे जब रखिएगा बेसिकली आप इसको जो है ना, फोकस और इसके बीच में, पोल के बीच में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, लेकिन जब दूर ले जाइएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ऐसा संभव किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, सिर्फ और सिर्फ ये होता है किसमें, अवतल दर्पण में होता है। तो अगर ऑप्शन में हमारा अवतल दर्पण रहा तो सही माना जाएगा, अगर ऑप्शन में अवतल दर्पण नहीं रहा तो फिर देखेंगे क्या है। तो अवतल दर्पण हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा मौजूद है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों ना खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो ऐसा किस दर्पण में हो सकता है, ऐसा बस देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा दर्पण है। तो ऐसा सिर्फ समतल, अवतल, उत्तल या समतल या उत्तल। बात हो रही है किसकी, सीधा की। सीधा का तो एक कहानी समतल में आ जाएगा, एक आ जाएगा उत्तल में, है ना। मिरर के सामने जब खड़े रहते हैं आप, दर्पण के सामने जब आप खड़े रहते हैं, है ना, तो आपका इमेज भी बेसिकली कैसा बनता है, ऐसा ही बनता है। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर ऐसे खड़े हैं, आप अगर ऐसे सामने दर्पण के सामने खड़े हैं, पैर सर आपका ऊपर पैर नीचे, तो इमेज कैसा बन रहा है दर्पण में, पैर ऊपर सर नीचे, ऐसा थोड़ी बनता है। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है बेटा, देख लेते हैं। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, कहीं भी बन सकता है। तो जाहिर सी चीज है इसमें ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल गलत है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, ये भी गलत है। तो बच जाता है यहां पे ध्रुव तथा फोकस के बीच में और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। तो यहां पे आंसर होता है हमारा, जब भी इमेज बनेगा तो ध्रुव तथा वक्रता के ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है, तो अवशोषित करती है, परावर्तित करती है, अपवर्तित करती है, दोनों, है ना। तो याद रखना बेटा, परावर्तित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रकाश को परावर्तित करना चाहिए। ये पेन को हम तभी देख पा रहे हैं जब बेसिकली क्या होगा, इससे लाइट बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें आपको रियल इमेज नहीं बन पाएगा, रियल इमेज नहीं बन पाएगा। चेक करते हैं बेटा, कौन सा, समतल, अवतल, समतल तथा अवतल और सभी दर्पणों में रियल इमेज नहीं बनेगा। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता वास्तविक प्रतिबिंब, तो वो कौन सा होगा, समतल दर्पण। देखो बेटा, अवतल में भी बन जाता है, अवतल में बन जाता है जब आप फोकस और पोल के बीच में रखेंगे वस्तु को, तो सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। लेकिन समतल दर्पण में हमेशा से ही हमेशा से ही जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कभी नहीं बन सकता, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तव में यहां पे से नहीं होना चाहिए, समतल दर्पण में यहां पे से की जगह पर होना चाहिए में। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक, आभासी, बड़ा या छोटा। अभी तुरंत मैंने बताया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बेटा, आभासी बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने में, 34। थोड़ा नंबरिंग का समस्या हो गया बेटा, ये जो है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, वहां पे स्किप कर गया था। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है। देखिए, फोकस से चलती हुई किरणें परावर्तन के बाद क्या होगी, मैंने बताया था। फोकस से चलती हुई किरणें, अगर यहां पे फोकस आप रख रहे हो, ये फोकस से अगर कोई चल रहा है ना, यहां से ध्यान से देखो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दर्पण, फोकस, अगर फोकस से कोई भी पास करेगा तो प्रधान अक्ष के क्या होगा, समांतर गुजरता है। प्रधान अक्ष क्या होता है, समांतर गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही अगर सवाल पूछता कि अगर कोई दर्पण है, अवतल दर्पण हमारा मान लेते हैं, ये अवतल दर्पण है, और यहां पे क्या कर रहे हैं, कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, आपतित किरण परावर्तित होगी कहां से, फोकस से होगी। परावर्तित कहां से होगी, फोकस से होगी। और अगर पूछेगा अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो परावर्तन कहां से होगा, तो वक्रता केंद्र से जाएगी, तो परावर्तन वक्रता केंद्र से ही होता है बेटा। 3 चीजें, 3 कंडीशन याद रखनी थी इमेज फॉर्मेशन के लिए, ग्राफ डायग्राम बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी थी। अगर प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है तो फोकस से जाएगा, फोकस से जा रहा है प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, और वक्रता केंद्र से जा रहा है तो वक्रता केंद्र पे ही वो परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कभी भी आप समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पर्दे पर प्राप्त केवल वास्तविक प्रतिबिंब को कर सकते हैं, काल्पनिक कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। याद रखिए, नोट कर लीजिए, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब को ही, केवल
केवल केवल काल्पनिक काल्पनिक बेटा वास्तविक केवल वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज भी बोलते हैं, है ना, तो केवल वास्तविक प्रतिबिंब का ही जो है प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। केवल रियल प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक को आप प्राप्त नहीं कर सकते कभी जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा? बेटा हमने पढ़ा है परावर्तन के नियम में, है ना, क्या पढ़ा है? ये अविलंब हो गया हमारा। परावर्तित किरणें आती है और परावर्तित होकर आपतन आपतन बिंदु से आपतित किरणें आती है और आपतन बिंदु पर टकराकर फिर से परावर्तित हो जाती है। तो यहां पे जो एंगल फॉर्म करता है वो एंगल आई, और जो यहां फॉर्म करता है वो क्या होता है? एंगल आर। और दोनों का मान बेसिकली इसके नियम से हमने क्या पढ़ा है? एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर। इसका मतलब जाहिर सी चीज है, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री? 60 डिग्री। और इस तरह से ऑप्शन नंबर हम चेक करते हैं, ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 60 डिग्री, तो जाहिर सी चीज है ये 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहां होगी? फिर से समझिए, दर्पण प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अवतल दर्पण में। ठीक है, प्रतिबिंब है कैसा? आभासी है, और कैसा है? सीधा है, तथा वस्तु से क्या है? बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। तो बेसिकली कहां पाया जाता होगा? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, यानी कि वक्रता केंद्र से दूर, या फिर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो यहां पे आंसर इसका क्या होगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, क्योंकि दर्पण कौन सा ले रहे हैं हम? अवतल दर्पण ले रहे हैं। मैंने बताया था कहां पे बनेगा? जब फोकस के और ध्रुव के, फोकस और ध्रुव के नजदीक रखिएगा, तब जाके इमेज बेसिकली कहां बनता है? इस जगह पे बनता है ना, इस जगह पे बनता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिलना है आपको। कौन सा? उत्तल, समतल, अवतल, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कैसा चाहिए प्रतिबिंब? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है बेटा, ध्यान से देखो तो। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी होती है जहां पे इसको वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो नहीं मिलता है, जब हम उसको फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। बाकी हर एक स्थिति में इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बेसिकली वास्तविक ही बनता है, बस उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है जहां पे यह वस्तु से छोटा बनता है, वह है जब अनंत पर रख देंगे तो प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत 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 छोटा बनेगा। एक और कंडीशन होता है जहां पे ये वस्तु से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा, इनमें से सभी गलत है। तो देखो, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा से क्या होते हैं? सीधा होते हैं। ये कभी जो है बेटा उल्टा नहीं बनते, कभी भी नहीं। सीधा होते हैं और वास्तविक होते हैं, सॉरी काल्पनिक होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा, फोकस पर, फोकस के अंदर, वक्रता केंद्र से परे, इनमें से सभी गलत। आप उसको जितना आगे जाइए उसको उतना इमेज अच्छा बनेगा, यानी कि फोकस के अंदर अगर आप रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो आवर्धित बनता है। आगे बढ़ते हैं। 38, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? ऋणात्मक हो गया, अगर ऋणात्मक हो गया जाहिर सी चीज है प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। आगे बढ़िए। साइड मिरर के रूप में मैंने कहा था कि अगर गाड़ी है, मैंने कहा था कि अगर कोई गाड़ी है, अगर मान लेते हैं कोई गाड़ी है ना, कोई गाड़ी है, और गाड़ी में बेसिकली रेव्यू मिरर के रूप में जो यूज होता है, यहां पे मिरर के रूप में यूज हो रहा है। ये रेव्यू मिरर बेसिकली क्या होता है? पीछे से आ रही छोटी छोटी गाड़ियों को देखने के लिए होता है, पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए होता है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र चूंकि बहुत बड़ा होता है, दृष्टि क्षेत्र जो है उत्तल दर्पण का बहुत बड़ा होता है, और इसलिए जो है बेसिकली क्या करते हैं, इस तरह के दर्पण में, इस तरह के पश्च दर्पण में, इस तरह के रेव्यू मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण
हमें पीछे का बहुत बड़ा एरिया जो है हम कवर कर सकें। क्या होगा अगर समतल दर्पण लगा देंगे तो समतल दर्पण लगाने से हमें बस गाड़ी का ही फोटो दिखेगा, अपनी गाड़ी का, बाकी पीछे कहीं कुछ दिखना संभव नहीं है। और अगर अवतल दर्पण लगा देते हैं तो भैया उल्टा दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए, है ना। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह के प्रतिबिंब दिखना शुरू हो जाएंगे हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसलिए ऑप्शन यहां पे लेंस में दिया गया है, साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों और इनमें से कोई नहीं। जबकि यहां पे होना क्या चाहिए था, दर्पण होना चाहिए था। यहां पे क्या होना चाहिए था, दर्पण होना चाहिए था, लेंस नहीं होना चाहिए था। यहां पे उत्तल दर्पण होना चाहिए था, अवतल दर्पण होना चाहिए था, या दोनों हो सकता है। तो यहां पे आंसर होता हमारा कौन सा, उत्तल दर्पण। अगर लेंस दिया रहेगा, अगर बेटा लेंस दिया रहेगा तो इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, लेंस कभी भी गाड़ियों में यूज नहीं होता, गाड़ी में हमेशा दर्पण यूज होता है, मिरर यूज होता है, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में कौन सा क्या ऐसा कैसा दर्पण है जिसका व्यवहार करते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और परावलयिक दर्पण जो है। तो इसका आंसर होगा सोलर कुकर में हमेशा जो है वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन अगर पूछेगा, स्ट्रीट लाइट बेटा, सड़कों पे लगे जो लाइट होते हैं, है ना, इनमें जो लाइट लगी होती है, इनमें परावर्तक सतह के रूप में जो यूज होता है, ये भी क्या होता है बेटा, ये भी अवतल ही होता है। ये भी क्या होता है, अवतल ही होता है। स्ट्रीट लाइटों में प्रयुक्त जो परावर्तक सतह है, उसमें जो दर्पण यूज होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था हमारा बेटा, ये टॉप 40 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है आज वो कंप्लीट होता है। अब इसमें बेसिकली क्या था, ये लेवल 1 के क्वेश्चन थे, यानी कि आपको जो क्वेश्चन मिले हैं वो क्वेश्चन काफी आसान है। अब बेसिकली हम लोग 20 और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे इसमें, जो बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, जो क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो इसी में से आ जाएंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, यानी कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और थोड़े से टफ होंगे। तो उन क्वेश्चन का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेसिकली स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्यार उठाइए हमारे ऊपर जो है। और हम आपको बेहतर कंटेंट देने का, बेहतर रिजल्ट देने का वादा करते हैं, आप बस हमारे ऊपर भरोसा रखिए। थैंक यू।